नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल आरएन कैरियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने मॉडल पेपर नंबर 4 और विषय भूगोल कक्षा 12 का पूर्णांक आप देख रहे हो और निर्देश आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो आपको मॉडल पेपरों की श्रृंखला में आपको मॉडल पेपर में हमेशा कहता हूँ कि मॉडल पेपर आपको मिलाने चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से मॉडल पेपरों का आपको अभ्यास करना चाहिए, ताकि जब आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाएं तो आपको ऐसा लगे कि यार मैं तो ये डेली कर रहा हूँ, मैं तो ये पेपर डेली कर रहा हूँ। तो आपको एक बिना हिचकिचाहट के आप सभी जो क्वेश्चन है उनके उत्तर आप दे सको। अगर आप हमारे वीडियो पर या हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य लोगों तक आप शेयर भी कीजिए, ताकि प्रत्येक बालक है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। तो और आपको वीडियो की एक एक यानी कि हर चीज़ यानी कि वीडियो के आप शुरू से लेकर के अंत तक आपको देखना, तब जाकर के समझ में आएगा कि मैं कई सारी ऐसी चीज़ें बोलता हूँ कि वास्तव में आपको परीक्षा के दौरान क्या करना चाहिए। तो वैसे तो हमारा वीडियो आपको हर परीक्षा के पहले दिन आपको मिलने वाला है ही है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर आपको कैसे कैसे पेपर को सोल्व करना है, ये सारी चीज़ें भी आपको मिलने वाली है। तो मैं चलता हूँ सीधे जो अपने प्रश्न और उत्तर है उनके ऊपर। और प्रश्न उत्तर के अगर हम देखें तो अगर हम मॉडल पेपर मिलाते हैं तो मॉडल पेपर के अंदर हमें हर तरीके से उनका कैसा उत्तर होना चाहिए, उसको हम किस तरीके से मिलाएं, ये सारी चीज़ें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो पहला प्रश्न है कि आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। आर्थिक भूगोल का जो उपक्षेत्र है वो है संसाधन का भूगोल। एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ये टिप्पणी किसने की है? तो ये टिप्पणी की है जॉर्ज बी कैरी ने। अगला है अगला है निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों में सूचकांक का स्कोर क्या है? तो वो है 0.549। कोल खहोज किस प्रकार की कृषि को नाम दिया गया है? तो कोल जो खहोज है वो सामूहिक कृषि का नाम दिया गया है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार है। तो स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग भी होते हैं, निजी क्षेत्र के होते हैं, संयुक्त क्षेत्र के उपयुक्त सभी इसके अंदर उतरा जाएगा। निम्न में से किस क्रिया को तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है? तो इसके अंदर उद्योग है, व्यापार है, परिवहन है, संचार। तो उद्योग को नहीं किया जाता, ये द्वितीय जो क्षेत्र है उसके अंदर शामिल किया जाता है। अगला है डेन्यूब जलमार्ग किस महाद्वीप में स्थित है? तो डेन्यूब जलमार्ग है वो व्यापार के जैसे इस यूरोप के अंदर स्थित है। यानी कि ओपेक का मुख्यालय जिस शहर में स्थित है वह है ओपेक है वियना के अंदर, ऑस्ट्रिया। 2001-2011 तक भारत की 10 की वृद्धि दर कितनी रही है? तो 9 नंबर के अंदर दे है 17.64। सन 2011 में जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो इसके अंदर जो 10वें के अंदर आ जाएगा दे गोवा। निम्न में खरीफ की फसल है। निम्न में खरीफ की फसल कौन से? ज्वार है, बाजरा है, अरहर है, उपरोक्त सभी। निम्न में से किस राज्य में लेंगून झीलें नहीं पाई जाती? यानी कि लेंगून झील पाई नहीं जाती है, वो है राजस्थान के अंदर कोई भी लेंगून झीलें वो नहीं पाई जाती है। निम्न में से धात्विक खनिज है। निम्न में से धात्विक खनिज है, जैसे तांबा के अंदर धातु होता है, मैगजीन में निकल के अंदर उपरोक्त सभी इसके अंदर ऑप्शन आ जाएगा। भारत में सर्वप्रथम रेल किस वर्ष चलाई गई थी? तो 1853 के अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सरल है। किस पतन का पोताश्री सबसे गहरा है? तो वह है पारादीप का। आगे है हेपेटाइटिस बीमारी का मुख्य कारण कौन सा है? हेपेटाइटिस है वो हेपेटाइटिस रोग है वो किसके कारण होता है? तो जल प्रदूषण के कारण ही हेपेटाइटिस रोग है वो हो जाता है। अगला रिक्त स्थान मैं बोलता हूँ, आप लोगों को सुनना है और हर खंड के बाद में आपको उत्तर मिलने वाले, जैसा कि आप लोग पढ़ते आए हो। अगला है यानी कि किसका अर्थ है वो अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता है? तो यह निर्वहन का अर्थ है। कृषि के भूमध्य क्षेत्र की विशेषता क्या है? अंगूर। तृतीय कृत्यालाभ सेक्टर से संबंधित है, तो वह है सेवा से। और प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग में उत्तरी इंग्लैंड व स्कॉटन और डार्लिंगटन स्थानों के मध्य प्रारंभ हुआ, तो चौथा के अंदर 1825 के अंदर। व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम क्या है?
तो इसके अंदर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। जनसंख्या वृद्धि में दो प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? जनसंख्या वृद्धि दर के है प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा आता है ये प्राकृतिक और अभिप्रेरित है। अम्बाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर ये नगर किसके उदाहरण हैं? तो ये है गैरीसन के उदाहरण। अगला है 8वें के अंदर अल्पकालीन ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु में रबी की जो बाद में प्रारंभ होती है उनको हम जायद फसलें कहते हैं। नदियों में प्रदूषकों का संकेंद्रण जो मौसम है उसको हम गर्मी कहते हैं। और पर्वतीय विकास कार्यक्रमों को 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया है। अगला है अति लघुरात्मक प्रश्न जो बिल्कुल एक या दो शब्दों के उत्तर हैं। पहला है पृथ्वी के दो प्रमुख घटक है भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। अगला है यानी कि अशोधित जन्म दर को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? अशोधित जन्म दर को प्रति वर्ष 1000 स्त्रियों पर जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। यूएनडीपी द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के दो सूचकांक आपको बताना है, जो मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक दोनों को हम शामिल करते हैं। अगला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और निजी क्षेत्र के उद्योग में कोई दो अंतर बताना है कि सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग सरकार के अधीन होते हैं जबकि निजी है वो एक स्वामित्व, एक पर्सनल व्यक्ति का स्वामित्व उस पर होता है। द्विपार्श्विक व्यापार से क्या आशय है? यानी कि द्विपार्श्विक व्यापार दो देशों द्वारा एक दूसरे के साथ जो व्यापार किया जाता है उसको द्विपार्श्विक व्यापार कहा जाता है। अगला है भारत में अधिकांश समय बाढ़ की चपेट में रहने दो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? तो हिमालय क्षेत्र और असम का क्षेत्र। जल प्रदूषण के दो कारण बताना है कि उद्योगों में कचरे व नदी नालों का विसर्जन, नहरों में वाहित मल निपटना और नगरीय वाही जल। अब आपको देखना है कि जो खंड ए है उनके उत्तर आपको अच्छी तरीके से देखना है कि जहाँ भी अगर आप कोई भी प्रश्न पढ़ा है तो आपको कहाँ गलती कर रहे हो, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को अच्छी तरीके से देखना है। तो खंड जो ए है उनके उत्तर आप लोगों को अच्छी तरीके से देखना है कि किस पर। खंड बे अब शुरू हो गया है। मानव भूगोल में संभववाद उपागम की प्रमुख विशेषता क्या है? मैं आपको कोई भी अगर प्रश्न है उनके 2-3 लाइन बताता हूँ, फिर बाद में आपको सोचकर मनन करना है कि हाँ इसके अंदर अब ये प्रश्न है वो क्या उत्तर मांग रहा है, ताकि उत्तर जो आपकी तैयारी और भी ज़्यादा बेहतर हो जाए। मानव अपने वातावरण के आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकता है और वे प्रकृति में संशोधित ही नहीं वरन परिवर्तन भी कर सकता है। मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त करना संभव नहीं है, यानी कि मानव है वो प्रकृति पर किसी भी हालत के अंदर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अगला है उद्योग क्षेत्र संघन जनसंख्या वाले क्षेत्र क्यों होते हैं बताइए। जैसे औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वो वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है। इसका कारण क्या है कि विश्व में औद्योगिक क्षेत्रों में संघन जनसंख्या पाई जाती है। औद्योगिक क्षेत्र लोगों में रोजगार अवसर उपलब्ध करवाते हैं और बड़ी संख्या में लोग उद्योग कारखानों के आसपास बस जाते हैं, यही कारण है। बड़े पैमाने पर उद्योग एवं लघु उद्योग में कोई 3 अंतर बताना है। जैसे बड़े पैमाने के उद्योग है वो ऊर्जा संचालित मशीनों द्वारा उत्पादित किया जाता है, जबकि लघु पैमाने छोटी छोटी मशीनों द्वारा इनको उत्पादन किया जा सकता है। बाकी 2 अंतर आप लोगों को अपने मन में सोचना है और याद करना है अच्छी तरीके से। अगला है विभिन्न प्रकार के भंडारों का उल्लेख, ये उपभोक्ता भंडार है, विभागीय भंडार है, संकरला भंडार है। तो ये सारी चीज़ें भंडार में अब आप क्या क्या चीज़ें आने वाली है ये मैं आपको एक पॉइंट आपको बता दिया हूँ। इसके आधार पर आपको सोच के विचार करना है कि हाँ इस प्रश्न के अंदर क्या क्या उत्तर हो सकता है। अगला है व्यापार संतुलन से क्या अभिप्राय है, इनके प्रकारों को संक्षेप में वर्णन करना है। जो व्यापार किसी भी देश के आयात निर्यात के मध्य मूल्यों और अंतर उस देश के व्यापार का संतुलन क्या है। यानी कि कोई भी देश होता है उसके आयात निर्यात के मध्य जो भी जो उसका कनेक्टिव सिस्टम होता है, जो भी लेन देन को लेकर के, वहाँ व्यापार संतुलन का मुख्य। व्यापार संतुलन के प्रकार जैसे अनुकूल हो सकता, अनुकूल व्यापार संतुलन है, प्रतिकूल व्यापार संतुलन, ये 2 प्रकार होते हैं। अगला है देश में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर का क्या कारण है। कि देश में जो जनसंख्या बढ़ रही है यानी कि देश में औसतन जीवन अवधि लगभग 23 वर्ष से बढ़कर 60 वर्ष से ऊपर हो जाना, एक साल में कम आयु के शिशुओं की मृत्यु की संख्या में कमी होना, देश में अप्रवास की स्थिति में कारण लोगों की संख्या में वृद्धि होना। अगला है अर्धगुच्छित वस्तुओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है।
यानी कि ये बस्तियां परिष्कृत बस्ती में किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने पर किसी बड़े शहर गांव में विखंडन का परिणाम होती है। ये मुख्यतः गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती है। इन बस्तियों में प्राय प्रमुख समुदाय के जमींदार गांव को केंद्रीय भाग में रहते हैं, जो निम्न वर्ग के लोग गांव के बाहरी भाग में भी रहते हैं। अगला है परिवहन के तीन प्रमुख साधन बताना है। तो जल परिवहन है, वायु परिवहन है, सड़क परिवहन है। ये सारे परिवहनों के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है आप इतना सोच कर है, अब आपको इस उत्तर का मनन करना है। उन महत्वपूर्ण मंदों का नाम बताइए जिन्हें भारत विभिन्न देशों पर आयात करता है। जैसे जो भारत है वो उर्वरक, पेट्रोलियम, खाद्य तेल, लुगदी, अपशिष्ट पेपर, पेपर बोर्ड, अखबारी कागज, एलोय धातुमय ऐश, लोहा, स्टील, मोती, बहुमूल्य रत्न, दालें, गैर धातुवी खनिजें, व्यावसायिक उपकरण आदि चीज़ें वो है इसका वो आयात करता है। भारत में भूमि प्रदूषण कम करने के कोई आपको 3 उपाय बताना है कि उद्योग द्वारा निकले गए विशिष्ट यानी कि जो अवशिष्ट जल का प्रयोग सिंचाई में नहीं करना चाहिए। उद्योग एवं नगरों में निकले गए अपशिष्ट और विषैले पदार्थों को उपयोगी भूमि नहीं मिलने देना चाहिए। तो ये रासायनिक खादों और उर्वरकों का प्रयोग है वो कम करना चाहिए, इसकी जगह कंपोस्ट। ये जो खंड है इनके उत्तर है। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर आपने ये संभववाद उपागम की प्रमुख विशेषताएं हैं। 5वां है कि विश्व में औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्यों पाई जाती है, इनके कारण आप यहाँ देख सकते हो। बड़े पैमाने और लघु पैमाने में 3 अंतर आपको अच्छी तरीके से देना है। भंडारों का आपको प्रकार लिखना है कि कौन कौन से भंडार होते हैं। व्यापार का संतुलन किस तरीके से होता है, 8वें प्रश्न का उत्तर आप देख पा रहे हो। 9वें में है कि जनसंख्या वृद्धि दर क्यों होती है, इनका कारण है। अर्धगुच्छित बस्तियों का भी आपको बताना है और इसमें कौन कौन से साधन है जिनके द्वारा व्यापार किया जा सकता है। और ये प्रश्न नंबर 12 और 13 के उत्तर भी आप खंड से का अब आपको उत्तर देखना है। निम्न में समुद्री मार्गों की टिप्पणी लिखिए। अगला है जो खंड से है यानी कि समुद्री मार्गों पर आपको टिप्पणी लिखना है। जैसे उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग है, दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग है अथवा राइन जल मार्ग का संक्षिप्त आप लोगों को लिखना है। उत्तरी का मैं थोड़ा थोड़ा 1-2 लाइन बताता हूँ, उसके बाद में आपको और भी अन्य लाइनों को जोड़ते हुए आपको याद करना है कि हाँ इसके अंदर ही आगे ये चीज़ें आ सकती है। जैसे ये उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, ये समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तनों में एशिया के पत्तनों को जोड़ता है और इनके प्रमुख बंदरगाह जैसे वैंकूवर है, सिएटल है, पोर्टलैंड आदि है। दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग, ये समुद्री मार्ग पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पनामा नहर से होते हुए प्रशांत महासागर तक जोड़ता है। राइन जलमार्ग को भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगला, भारत में निम्न परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर टिप्पणी लिखना है। कोयला, पेट्रोलियम, भारत के निम्न अपरंपरागत स्रोतों का उल्लेख जैसे नाभिकीय सौर ऊर्जा। सबसे पहले मैं कोयला पर कुछ लाइनें बोलता हूँ। एक महत्वपूर्ण खनिज कोयला है। इसका मुख्य रूप से ये गोंडवाना, ट्रेसियर, भूगर्भीय खालों की चट्टानों में पाया जाता है। ये देश के विद्यमान कोयला निक्षेपों में लगभग 80% भाग बिटुमिन प्रकार तथा गैर यानी कि कोंककारी श्रेणी का है। पेट्रोलियम का ये एक अपरिष्कृत अनेक अशुद्धियों तथा ट्रेसियर की औषधि शैलों में पाया जाता है। इनके अनेक सह उत्पादक का प्रयोग उर्वरक, कृत्रिम रबर, दवाइयों और वैसलीन के रूप में काम में लिया जाता है। नाभिक की ऊर्जा क्या है? ये ऊर्जा मुख्यतः यूरेनियम, थोरियम यानी कि थोरियम खनिजों से प्राप्त की जाती है। भौगोलिक दृष्टि से यूरेनियम मुख्य रूप से झारखंड, सिंह भूमि, तांबा पट्टी व थोरियम केरल तट पर बालू और मोनाजाइट व इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है। सौर ऊर्जा का प्रयोग सामान्यतः हीटर, फसल शुष्कों और कुकर आदि के उपकरणों में काम में लिया जाता है। अगला है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखती है या सतत पोषणीय विकास पर आपको टिप्पणी लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके 100% दोनों में से एक आने वाला, दोनों को अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। पर्वतीय इस कार्यक्रम की 5वीं और पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। ये राष्ट्रीय समिति द्वारा किए गए सुझावों के आधार पर पहाड़ी क्षेत्र में विकास की विस्तृत योजनाएं हैं। सतत पोषणीय विकास, ये साधारण विकास शब्द से तात्पर्य समाज विशेष और स्थिति तथा उनके द्वारा अनुभव में किए गए परिवर्तन की प्रक्रिया से है। विकास एक बहुआयामी गतिक संकल्पना है जिसका प्रादुर्भाव 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। अगला है 17वां प्रश्न है। अच्छा, खंड से का सबसे पहले उत्तर है और खंड से के उत्तर आपको उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग को अच्छी तरीके से देखना है। ये जो दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग है
ये किस किस को जोड़ता है। राइन जलमार्ग क्या है, यानी कि राइन नदी जर्मनी के नीदरलैंड से प्रवाहित होती है और नीदरलैंड के रोटरडम अपने मुहाने से लेकर शिवटर जरलैंड में बेसल तक ये 700 किलोमीटर की लंबाई मकान योग्य है। कोयला का आपको देखना है कि कोयला कहाँ कहाँ होता है, पेट्रोलियम कहाँ कहाँ होता है, किस किस तरह से इसको निकाला जाता है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी कब कब शुरू हुआ, ये भी अच्छी तरीके से देखना है। सतत पोषणीय विकास क्या है, इनको भी अच्छी तरीके से आपको देखना है। खंड देह के उत्तर, अभी मैंने खंड देह वो शुरू नहीं किया है। तो यहाँ पर है कि आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषता आपको बताना है, या उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना का प्रमुख विशेषता आपको बताना है। जैसे 17वां प्रश्न है कि औद्योगिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण के विषय, जैसे कौशल का विशिष्टीकरण है, उत्पाद की विधियां हैं, यंत्रीकरण है, प्रौद्योगिकी नवाचार है, संगठनात्मक ढांचा और स्तरीय है, अनियमित भौगोलिक विवरण है, ये सारी चीज़ें। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की संकल्पना में आपको विशेषता बताना है। तो इसके अंदर जैसे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग निर्माण क्रियाओं में नवीनतम पीढ़ी है, जिसमें उन्नत वैज्ञानिक इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्माण गहन शोध विकास के प्रयोग द्वारा किया जाता है। अगला है भारतीय कृषि के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करना है, या भारत के प्रमुख रेशेदार फसल कपास और जूट का भी आपको वर्णन करना है। भारतीय कृषि कैसे हो सकती है, यानी कि सिंचित कृषि हो सकती है, जैसे सिंचाई के माध्यम से हम कृषि करते हैं, जैसे रक्षित सिंचाई कृषि है, उत्पादक सिंचाई कृषि है, वर्षा पर निर्भर जो बारानी कृषि बोलते हैं। इसमें वर्षा पर निर्भर जो कृषि है तो शुष्क भूमि यानी कि कम वर्षा वाली भूमियों पर भी जो कृषि की जाती है। आर्द्र भूमि यानी कि कई ऐसी जगह होती है, जैसे राजस्थान के अंदर उदयपुर है, भारत के अंदर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर क्या सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तब जाकर के फसलें होती है। अगला खंड दे के जो आप उत्तर यहाँ आपको देखना है, खंड दे के बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख रहे हो। अथवा के अंदर यानी कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना की प्रमुख विशेषता भी आपको यहाँ देखना है। भारतीय कृषि के प्रकार यानी कि सिंचित कृषि है, रक्षित सिंचाई कृषि है। आपको मॉडल पेपर में कहता हूँ कि अच्छी तरीके से मिलाना है, और आपको अगर आप 6-7 मॉडल पेपर मिला लेते हो तो आपके परीक्षा के अंदर, आपकी बोर्ड की परीक्षाओं के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, ये मेरा आपसे वादा है। दिए गए विश्व के रेखा चित्र एवं निम्नलिखित विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि वाले देशों को जैसे रूस कहाँ पड़ता है विश्व के मैप के अंदर, कनाडा कहाँ है, मैक्सिको कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ है। दूसरा मैप है कि दिए गए भारत के रेखा चित्र निम्न सूती वस्त्र उद्योगों को दर्शाना है, जैसे सूरत है, कानपुर है, मैसूर कर्नाटक में, कानपुर यूपी के अंदर, सूरत अहमदाबाद गुजरात के अंदर है, ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ये क्षेत्र कहाँ कहाँ पड़ते हैं, मैप आपके अच्छी तरीके से माइंड में होना चाहिए। जैसे देखो कनाडा यहाँ है, संयुक्त अमेरिका है, मैक्सिको है ना, एक और कहाँ बच गया भारत के अंदर, ये देखो ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर है, कानपुर यूपी के अंदर है, सूरत अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। तो यहाँ आप यानी कि ये जो मैसूर कर्नाटक के अंदर है, ये मैसूर आ गया, मैसूर कर्नाटक के अंदर है, तो आप यहाँ देख सकते हो। तो आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को आप अच्छी तरीके से 1 बार नहीं 2 बार 3 बार इस मॉडल पेपर को देखना है, और आप हर मॉडल पेपर अगर 5-7 मॉडल पेपर मिला के जाते हो तो 100% आपके एग्ज़ाम के अंदर हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।